हेलो बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हम फिज़िक्स। कोई बकवास नहीं करेंगे, 28/28 पूरा पक्का करेंगे। यानी आज के इस सेशन में आपको फुल रिवाइज करवाऊंगा फिज़िक्स का, और बहुत कम टाइम के अंदर आपको सारी बातें क्लियर करवा दूंगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो फिज़िक्स से डरते हैं। हम जल्दी से शुरू करते हैं कि लास्ट टाइम में हमें क्या क्या पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं चैप्टर। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। चलिए शुरू करते हैं। काम काम की बातें ही पढ़ेंगे, ठीक। ओके, अभी कुछ काम का नहीं है इसमें। और आते हैं और आते हैं और आते हैं यहाँ से सीधा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो जो बताता जा रहा हूँ भरोसा करके पढ़ते जाना, छोड़ना इनमें से बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको आना चाहिए, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये किसके लिए होता है वो बात सभी को आना चाहिए। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, सभी को पता है, डिफिनीशन भी पता है। और किस वजह से होता है? स्टार लगा है, स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से होता है। और स्नेल क्या होता है ये सभी को पता होना चाहिए, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। बस उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है, कौन कौन इसको बनाता है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। और किस तरफ रियल होता है, किस तरफ वर्चुअल। तो आप यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि रियल इमेज जो है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है, स्क्रीन पे फॉर्म की जा सकती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है, जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक। और वर्चुअल इमेज के बारे में बस। और उसके बाद अब ये सबसे ज़्यादा वीआईपी है, आपको ये पता होना चाहिए किस तरफ रियल है और किस तरफ वर्चुअल है। कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, रियल होता है, और इस तरफ वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल ही फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो उसके राइट तरफ क्या होता है, रियल होता है ना। और कॉनकेव लेंस में जो है बाईं तरफ जो है वर्चुअल, और ये हमेशा वर्चुअल बनाता है। साइन कन्वेंशन सबको आना चाहिए कि पोल पोल से ही डिस्टेंस लेते हैं, उसकी दाहिनी तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है उसे बोलते हैं इरेक्ट या अपराइट, जिसे पॉजिटिव लेते हैं, और वो वर्चुअल इमेज होती है। जो नीचे बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और माइनस के अंदर होती है। गला खराब हो रहा। अब आते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में आप एक चीज़ का खाली ध्यान देंगे, पोल के बाईं तरफ निगेटिव है, तो चाहे सेंटर हो, चाहे फोकस हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे इमेज हो, सब कुछ क्या होता है, माइनस के अंदर होता है। सिर्फ वर्चुअल दाहिनी तरफ होता है। एक चीज़ का खाली ध्यान देना है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा दी होगी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, बट चूंकि माइनस के अंदर होती है इसलिए आपको ऑलवेज माइनस लेना है। तो कॉन्वेक्स बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ऐसे ही लेंस की जब बात करेंगे, लेंस में भी जो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें देखो राइट तरफ इमेज जा रही है कि हाँ, राइट तरफ रेस जा रही है, इमेज का फॉर्मेशन राइट तरफ होगा, तो ये वाला हिस्सा हमारे लिए रियल हो जाएगा। तो इधर सेंटर, एफ पॉजिटिव, सारी चीज़ें यहाँ आएंगी, ठीक। पावर पॉजिटिव होती है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। इसी में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ये जो क्या है, कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस, इसमें देखो इसकी भी फोकल लेंथ आपको दी रहेगी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, बट चूंकि माइनस के अंदर होती है इसलिए आपको ऑलवेज माइनस लेना है। मैग्नीफिकेशन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कितने टाइम्स, कितनी टाइम्स छोटी है। उसने कहा मैग्नीफिकेशन 1, इसका मतलब 1 गुना बड़ा है। उसने कहा 2, इसका मतलब 2 गुना बड़ा है। इन बातों का ध्यान देना है, इस बात को स्टार लगा लेना। जब भी मैग्नीफिकेशन 1 देगा यानी सेम साइज की बनेगी, तो यानी वो सेंटर पे रखी होगी। प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी वो सेंटर पे रखी होगी। चलिए अब आते हैं रिफ्लेक्शन, चूंकि और ये हो गया था तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक। प्लेन मिरर को एक बार प्रॉपर्टीज़ को देख लो प्लेन मिरर की, कि भैया ये प्लेन मिरर है, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। क्या क्या खास बात होती है, पहली इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, जो स्क्रीन पे कभी भी नहीं दिखाया जा सकता। ऑब्जेक्ट की साइज़ इमेज की साइज़ के बराबर होती है, हाइट बराबर होती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन 1 आता है। प्लस क्यों लिया गया है, क्योंकि वो सीधा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर। और लेटरल इन्वर्जन करता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लुकिंग ग्लास जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, पेरिस्कोप और क्लेडोस्कोप। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे, और स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या होता है वो देखो। सबसे मेन चीज़ 2 बातें आपको याद रखनी है, फोकस।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकस। तो याद रख लेना, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे एक्चुअली मीट। इसको स्टार लगा लो, रट लो कि वो पॉइंट जहाँ पे सारी जो पैरेलल लाइट आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे अपीयर टू मीट होती हैं, जैसा कि कॉन्वेक्स के अंदर होता है, या तो मीट करती हैं। और आपको डायग्राम बनाना है, आपको पूरा डायग्राम बना देना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ये फोकस होता है जिस पॉइंट से पास करती हैं। तो फोकस सभी को बनाना है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, सीधी सी लाइन ला के यहाँ कई सारी लाइन को ला के फोकस पे मिला देना है, तो ज़रूर आपको बनाना है। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यही पोल से फोकस की डिस्टेंस। और ये बात याद रखिएगा, फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा रेडियस का आधा। तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, कई बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, बहकना नहीं है, आपको हमेशा फोकस यूज़ करना है, यानी फोकल लेंथ यूज़ करना है। कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में सभी पता है। रे डायग्राम ये वाला पढ़ के जाना है, सभी को पढ़ के जाना है। कुछ रूल्स होते हैं, यानी एक देखो यही वाला मैंने बनाने को बोला था, एक रे जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है वो हमेशा फोकस से पास होकर जाएगी। तो सब कुछ मेंशन कर देना, कौन पैरेलल, कौन प्रिंसिपल एक्सिस, कौन इंसिडेंट रे, कौन रिफ्रैक्टेड रे, कौन सेंटर, कौन पोल, सब कुछ कन्वर्ज यानी। और इसमें क्या होगा, ये 2-3 बार आ चुका है जो आपको दिख रहा है, ये डाइवर्ज करता है, यानी इस तरफ जा नहीं पाएगा, तो अपीयर टू पास, यानी ये एक्चुअल में जाएगा नहीं, कॉन्वेक्स में एक्चुअल में जाता नहीं है, तो अपीयर टू पास होना है। और अगर कोई फोकस से जा रहा है तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, यानी पैरेलल चला जाएगा। ये बातें हैं, इसमें भी सेम वैसे ही कहानी है। तीसरा, अगर कोई सेंटर से आ रहा है तो सेंटर से ही पास हो जाएगा, इसमें हमेशा अपीयर वाला होगा। चौथा वाला केस दोनों के लिए क्या है, सेम है, जितने एंगल से आया है उतने एंगल से जाएगा। अब ये बात देख लो, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, सेंटर है तो सेंटर पे, और इक्वल साइज का इसमें होता है। अब पहली चीज़ बता रहा हूँ आपको, कई सारे रे डायग्राम ऐसे हैं, यहाँ देखो कई सारे रे डायग्राम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो इसके, तो सभी को देखना है खाली कि इन्फिनिटी का हमेशा सेंटर पे बनता है, इन्फिनिटी का हमेशा फोकस पे बनता है। कहीं पर भी देख लो, इन्फिनिटी का फोकस पे, इन्फिनिटी का फोकस पे, तो ये सारे जो लेंस हैं, मिरर हैं, सबके डायग्राम देखो खत्म। सेंटर वाला भैया याद रख लेना, है ना। अच्छा, ये फोकस वाला पहले है, फोकस का इनफाइनाइट पे बनता है, ये सभी को पता है, फोकस का इनफाइनाइट पे बनता है ना। और सेंटर का कहाँ बनता है, सेंटर का सेंटर पे बनता है, सेंटर का। तो इन दोनों को भाई याद रख लेना, अभी फिलहाल सेंटर का सेंटर पे याद रख लेना, दोनों का डायग्राम कैसे बनाना है। अब आते हैं कॉनकेव मिरर के ऊपर, कॉनकेव मिरर। अब एक तरीका तो ये है, ये रट लो, वरना मैंने जो तरीका देखो ये है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल्स की बात बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल्स, वरना आपको घबराना नहीं है सर न्यूमेरिकल भाई 2-4-5 नंबर का आएगा, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। आपको ये सारे है रे डायग्राम, आपको ये वाला रे डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ये वाला, कि अगर कभी भी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो क्या करेंगे भैया। देख, आपको पहले पता है कि एक तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, ये दिमाग में रखना है, एक सेंटर से पास करवा देना, एक जितने एंगल से आया है उतने एंगल से पास करवा देना, ठीक है ना, जुगाड़ बता रहा हूँ। एक सेंटर से पास करवा देना, इस तरफ वापस लौट जाएगी तो इस तरफ बनाएंगे डॉट 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 करके, और एक क्या, जितने एंगल से आई है उतने एंगल से पार करवा देना, ठीक। ये तरीका कभी मत भूलना, है ना, कौन कहाँ बनता है ये तरीका, ठीक है ना। ये देखो जो मैंने आपको बताया था, ये तरीका सभी को आना चाहिए। इससे क्या होगा, अब साइज़ निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, इनफाइनाइट का फोकस बनता है, फोकस का इनफाइनाइट बनता है, सेंटर का सेंटर बनता है, ये सभी को पता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आप 1 में रखोगे तो 2 में बनेगी, यानी बियॉन्ड द सी रखोगे तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, सेंटर और फोकस यानी 2 में रखोगे तो 1 में बनेगी, ये बात सेट कर लो। 3 में रखोगे तो 4 में बनेगी, 4 वाला केस हमारे यहाँ है नहीं, यानी 3 वाला 4 में बनेगी, ये बात दिमाग में एकदम सेट कर लो। फोकस पे स्मॉल और बीच में थोड़ी सी छोटी, और सेंटर पे इक्वल, और इधर लार्ज, और ये सारी रियल और इन्वर्टेड है। इससे लोकेशन आपको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इस तरफ जो है एक ही केस है, जब वो 3 में रखेगा, यानी पोल और फोकस के बीच में, जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, इनलार्ज बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यूजेस के ऊपर, यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर का यूज़ पूछ लेता है, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, कोई पूछेगा वाई तो आप कह देना टू क्रिएट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फिर कहते हैं शेविंग मिरर या डेंटिस्ट मिरर, क्योंकि हमें बड़ा देखना है। सोलर फर्नेस में, क्योंकि सारी रेस को कन्वर्ज करता है, कंसंट्रेट करता है, इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन 2-3 नंबर में आया है कि कॉनकेव मिरर को जो है वो, सॉरी, इसमें रिफ्लेक्टर कुकिंग वाले में स्फेरिकल सोलर कुकर के अंदर कैसे रखते हैं, तो हमने कहा कुकर जो है वो
फोकस पे रखा जाता है। सनलाइट एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट करती, कॉन्सेंट्रेट होती है तो बहुत ज़्यादा हीट देती है, जिसकी वजह से खाना विदाउट गैस या इलेक्ट्रिसिटी के हो जाता है। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, एक इन्फिनिटी पे रखेगा, एक किसी दूरी पे रखेगा। तो आपको याद क्या रखना, सीधा वेद, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, ये वाला इसमें केस याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक रे को सीधा लेके जाना है, हमेशा एक सेंटर से पास करवाना है, सेंटर से पास होगी नहीं, और एक आपको जो है सीधा लेके जाना है, थोड़ी सी तिरछी बन गई है, सीधा लेके जाना है जो फोकस से पास होती दिखेगी। तो हम कहाँ बनेगा, ये फोकस से पहले बनेगा, ये ध्यान देना है, फोकस से पहले ही बनता है, फोकस के बाद कभी नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट का फोकस पे बनता है तो कहीं और रखोगे तो फोकस से पहले बनेगा। अब यूज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार आपसे यूज़ पूछा जाता है, एक रियर व्यू जो है मिरर में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है उसका एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि ये इरेक्ट और छोटी इमेज बनाता है और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, क्योंकि सरफेस कर्व है आउटवर्ड की तरफ। हेल्प ड्राइवर ताकि ज़्यादा ट्रैफिक को देख सके, बेटर है कि लार्ज एरिया को कवर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को कवर करता है। ताजमहल देख सकते हैं, टेरिस देख सकते, बहुत कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। एम्बुलेंस का ये उल्टा होता है ना, तो ये भी आप देख सकते हैं, ताकि नोट साइन कन्वेंशन, ये तो हो गया। फार्मूला मुझे लगता है कि आपको आता है, बट फिर बोल रहा हूँ आपसे, अभी न्यूमेरिकल्स पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे, चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात बाद में करेंगे, ठीक। ओके, अब आते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी देख लो। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, फार्मूला आपको याद रखना है, दिमाग लगाना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसे बोलते हैं डेंसर, और इसमें स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू बराबर सी बाई वी। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो सबको पता होती है, और वी का मतलब किसी मीडियम के अंदर, किसी, याद रखना कि इसका वाटर का 4/3 होता है, ग्लास का 3/2 होता है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ओके। चलिए अब आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, हमेशा यह ध्यान देना, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे उसको हमेशा नीचे रखेंगे। जैसे मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, सही, गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब ऊपर ग्लास रखेंगे, नीचे वाटर का रखेंगे। उसने कहा कि वाटर विद रेस्पेक्ट टू ऑयल, यानी वाटर को ऊपर रखेंगे, ऑयल को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब लॉ ऑफ, अब स्नेल लॉ पढ़ लो पहले, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सभी को पता है, उसके पहले स्नेल लॉ पढ़ लो। स्नेल लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर। कलर भी चेंज होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए, मीडियम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। ये स्नेल लॉ का पूरा, हालांकि इतना आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है नहीं, पूरी बहुत ज़्यादा हो ये याद आप रख सकते हैं, ठीक। जैसे म्यू टू हो गया, साइन आई, वी का मतलब स्पीड हो गया, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ हो गई। अगला अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कलर इज अ, अच्छा ये भी नहीं इतना काम का है, ये भी अभी आपके काम का नहीं है। 7 कलर, ओके, तो अभी न्यूमेरिकल इसमें आपके अभी पढ़ना नहीं। हाँ, एक लाइट सभी को कि यार, जब लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर में जाती है, याद रखना, जब लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल कम होता है, यानी वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो एक लाइन में आपको ऐसे याद रखना है कि जो म्यू होता है वो एंगल के उल्टा होता है। मतलब अगर आप डेंसर में जा रहे हो, जैसे एयर से जा रहे हो वाटर में, तो म्यू बढ़ गया तो एंगल कम होगा। अब एंगल कम होने का मतलब वो नॉर्मल के पास जाएगा। इसका उल्टा करेंगे, मान लो आप वाटर से बाहर निकल रहे हो पानी में, तो पानी का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो एंगल क्या होगा, ज़्यादा, तो यानी नॉर्मल से आप कहाँ जाओगे, दूर जाओगे। ये देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब ज़रूर पढ़ के जाना भैया। देख, कुछ भी नहीं है, एयर से लाइट आई है, थोड़ी सी अंदर बेंड हुई है, क्यों, क्योंकि डेंसर में जाने पे अंदर की तरफ बेंडिंग होगी, अंदर बेंड हुई है, बाहर फिर निकल रही थोड़ा, तो एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, यहाँ इसने लगाया। हालांकि डेरिवेशन नहीं पूछता, बट फिर भी दिमाग में होना चाहिए, आप लगा के देखो। इसने बाहर का मीडियम 1 है, एंगल क्या है, साइन आई, बराबर अंदर का मीडियम म्यू है और एंगल साइन आर, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर इस यहाँ नीचे लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, इस 2 वाले पे, यानी यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ। तो अंदर वाला देखो क्या है, अगर कहीं चाहे इधर से लगाओ चाहे उधर से, चलो बाहर का 1 इंटू साइन ई,
अंदर का म्यू इंटू साइन आर बराबर, अब इधर देखो, इधर भी राइट म्यू साइन आर, इधर भी राइट म्यू साइन आर, दोनों बराबर हैं, तो LHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 1 इंटू साइन आई बराबर 1 इंटू साइन ई, तो साइन आई बराबर साइन ई, आई बराबर ई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बेंडिंग नहीं हुई है, जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से गई, तो कोई बेंडिंग नहीं हुई है, कोई डेविएशन नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है भैया, बस खाली शिफ्ट हो गया है, पहले लाइट ऐसे जा रही थी, अब लाइट जो है वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह निकल जा रही है, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग होती है, ठीक है ना। चलिए, ये आपकी बात है। एपरेंट डेप्थ की बात कहते हैं, सिलेबस में कुछ है नहीं, बस एक बात खाली है, डी बाई म्यू पर, यानी आप जब पानी में देखते हो तो आपको पास में दिखाई देता है, यानी तो हम कैसे उसको निकालते हैं, डी बाई म्यू, म्यू से डिवाइड करके, जैसे 10 था, 10 से म्यू से डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ देखो, मान लो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी, तो आप कितने पर दिखेगा, डी बाई म्यू, तो वाटर है तो 4/3 से डिवाइड कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वो 9 सेंटीमीटर पर दिखेगा, तो यानी कम पे दिख रहा है। पहले यहाँ गहराई 12 थी, अब 9 पे ही दिख रहा है वो, तो ये डिपेंड करता है म्यू पे। और कई सारे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, कई सारे, अगर आपको एग्जाम्पल लिखने को आए, हालांकि बहुत कम पूछता है। चलिए आगे बात चलते हैं यहाँ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो डेंसर है वो 2.42 है, यानी ये आपका डायमंड है। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, ये भी दिमाग में रखना है, एक नंबर में पूछते हैं, ये आपको आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन सब कुछ दे देंगे। अब याद क्या रखना है, जिसका म्यू ज़्यादा होता है उसकी स्पीड स्लो होती है ना, ये बात हमने शुरू में पढ़ लिया था, वही पूछते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, म्यू अपन बाई म्यू बराबर सी बाई वी, तो वी पूछ सकते हैं। तो कई सारे एग्जांपल आपको दिए हैं एनसीईआरटी के, एक बार देख के और पढ़ के जाना, फार्मूला अप्लाई करने में गलती नहीं होनी चाहिए। स्फेरिकल लेंसेज की बात कर लेते हैं, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है इनके। सबसे पहले तो आप इनके भी प्रिंसिपल फोकस की बात कर लो, तो फोकस यही इंपॉर्टेंट बात होती, खाली फोकस ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई। एक तो फोकस, द पॉइंट वेयर द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यहाँ फर्क क्या है, वहाँ रिफ्लेक्शन था, यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन, मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अ लेंस हैज 2 प्रिंसिपल फोकस, 2 प्रिंसिपल फोकस होता है। देखो, यानी सीधी लाइन आ रही, यानी कहाँ से आ रही, इनफाइनाइट यानी पैरेलल लाइट आ रही, जहाँ पे सब मिल रही है, फोकल पॉइंट यानी फोकस बोला गया, ये देखो। अच्छा, ये कभी मिल नहीं पाएंगे तो इसको बैक ट्रेस किया गया है, तो यहाँ पॉइंट शो कर दिया गया है, कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो ये डायग्राम जब भी पूछेगा, डिफिनीशन लिख के डायग्राम आपको बना के आना है। इनके क्या होते हैं, रे डायग्राम देख लो, रे डायग्राम इनके बहुत आसान है, जो सीधी जाएगी फोकस से पास होगी, ये पास। अब ध्यान देना है, ये इस वाले लेंस का कॉन्वेक्स का फोकस राइट तरफ वाले पे, इसका लेफ्ट वाले पे, जो आपकी फोकस से वो इनफाइनाइट पे जाएगी, इस तरफ ऑब्जेक्ट वाले पे से, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर कोई सेंटर से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चला जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर की भी डिफिनीशन आप एक बार देख लो। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, सेंट्रल पॉइंट। यहाँ से जो भी इंसिडेंट रे जाएगी वो विदाउट डेविएशन के पास हो जाएगी। इसके भी मैंने तरीके आपको बताए हैं, और लोकेशन के कैसे करना है आपको। देखो, इसमें दो होते हैं ना, 2 फोकस होते हैं। जैसे बाईं तरफ F1 और C1 यानी फोकस, और उसका 2F यानी सेंटर, इधर F2 और C2। अच्छा, कई बार C2 को 2F2, भाई डबल है ना फोकस का, ये बोल दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, देखो मार्किंग कर लेना है, एक बार मार्किंग कर लोगे तो कहानी खत्म। मार्किंग कैसे करोगे, कहीं से भी शुरू करो, सर इधर से कर लेते, चलो 6 सर, ये क्या नाम है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और ये ऑप्टिकल सेंटर लग रहा है, 1 मिनट, बेंजीन बन गया, ओके। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। तो इधर 6 मान लो, फिर ये वाला 5, फिर बीच में 4, फिर इस सेंटर वाला 3, फिर 2, इनफाइनाइट पे 1। तो इधर देखो, 1 की यानी इनफाइनाइट की कहाँ बनती है, फोकस, बस इतना याद रखना, इनफाइनाइट से कहाँ बनती है, फोकस, यानी बस खत्म, F2। तो ये फोकस हो गया, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बचा 6। तो बताओ 6 कहाँ बनेगा, वर्चुअल, इतना ध्यान देना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पूरा लिखा हुआ है कैसे क्या है। तो इससे क्या होगा ना, बहुत फायदा होगा आपको, बहुत कम टाइम में सारी कहानी हो जाएगी। अब रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। अगर मान लो रे डायग्राम है, तो रे डायग्राम तो आसान है, इसका कोई दिक्कत नहीं। कौन सा रे डायग्राम आपको ज़्यादा पढ़ना है, रे डायग्राम जो वर्चुअल वाला मान लीजिए, ठीक है, लेकिन ये इसमें हमेशा सेंटर वाला पूछा जाता है, जनरली सेंटर वाला ही पूछा। लेकिन इसमें आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे एक रे को हमेशा सेंटर से पास करनी है, बिल्कुल सही बात है। एक रे को अगर ध्यान से हम देखें, एक रे को सेंटर से पास करनी है, एक रे को एक रे को सेंटर से पास करनी है, और एक रे को सीधी पास करनी है। यानी आपको ये, एक तो पहला वाला, एक रे को सीधी से फोकस से पास होगी, एक सेंटर से पास होगी, तो आपका रे डायग्राम बन जाएगा। इसमें
ये वाला डायग्राम आप याद रख लीजिएगा, ये वाला, इसमें भी वही है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, जैसे कि हमने मिरर के अंदर पढ़ा था। तो रे डायग्राम जो जो बताया वो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है भैया, ले फार्मूले पे अभी नहीं चलने हैं। अब आते हैं पावर ऑफ लेंस, बताया था ना क्वेश्चन पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पावर ऑफ द लेंस, पावर देख लो, कई बार पूछ लेता है। तो एबिलिटी ऑफ अ लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज या डाइवर्ज, ठीक है ना, कन्वर्ज या डाइवर्ज। पी बराबर 1/f, फार्मूला याद रखना है, पी बराबर 1/f फार्मूला। डायप्टर, बस ध्यान क्या देना है, ये चीज़ कि जो फोकल लेंथ होगी वो मीटर के अंदर होगी, जो एफ होगा वो किसके अंदर होगा, मीटर के अंदर होगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर के अंदर दिया है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान देना है। और 2-3 बातें और, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस की पावर निगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ भी क्या होती है, निगेटिव। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन डायोप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ लेंस हैज अ पावर ऑफ 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर किसी की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसको 1 डायोप्टर बोलेंगे, और आपको ये डायग्राम बना के आना है। तो बस मुझे लगता है ये चैप्टर डन होता हुआ खत्म। अब कुछ लोग कहेंगे सर न्यूमेरिकल की, अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छा क्वेश्चंस आप देख लेना एक बार। कहाँ, कुछ लोग कहेंगे सर आपने क्वेश्चन की बात नहीं करी, क्या बात है, तो सीधी सी बात कहता हूँ भैया, देख क्वेश्चन की बात हम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, पहले और चीज़ों फोकस कर लें। अभी क्वेश्चन का लास्ट में रुके रहिए, क्वेश्चन की बातें अभी चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, चुटकी का मतलब चुटकी के अंदर। अब चलते हैं सबसे टफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या पढ़ना है इसमें भी, हालांकि न्यूमेरिकल से सादे, बट सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है, कहाँ गया, Q बराबर एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर एनी। तो ये क्वेश्चन है, Q और N निकालना रहता है, E आपको दिया है, Q/N, एक चीज़ पढ़ना है आपसे कुलाम। दूसरा, I बराबर Q/T, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सर I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। और 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर पूछा गया है, तो व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, बात समझ में आ गई, 1 कूलाम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में। ये किससे मेज़र करते हैं, एमीटर से, सीरीज़ में उसको कनेक्ट करते हैं, और रेजिस्टेंस क्या होता है उसका, बहुत कम। डायरेक्शन ऑफ करंट सबको पता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। बैटरी जब कनेक्ट नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। और एवरेज वेलोसिटी जीरो होने की वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होने की वजह से करंट भी जीरो मानी जाती है। और जैसे ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी या सेल कुछ भी लगाते हैं, तो इसको एक फ्लो मिल जाता है, एक फोर्स मिलता है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है और करंट आती है, ठीक। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और ओपन और क्लोज सर्किट आपको बनाना आना चाहिए, छोटे बच्चों का काम है, ओपन एंड क्लोज सर्किट, बस खत्म, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। सर्किट डायग्राम जो है वो आपको सभी को आता है, ओपन क्लोज का वायर जॉइंट। सर्किट डायग्राम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का पूछा जाता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। और ये वायर जॉइंट है, ये भी देख लेना, ठीक है ना। या ये वाला जो नीचे वाला है वो 6 वाला, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, विदाउट जॉइंट। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये पूछ लिया था व्हाट इज द, तो आप कहेंगे भैया देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ा है उसे ही क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि सेल या बैटरी की पावर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। तो 1 वोल्ट आना चाहिए, तो V बराबर W/Q, V बराबर, ये फार्मूला पहली बात याद होना चाहिए, V बराबर W/Q, ठीक। और 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। 1 जूल ऑफ वर्क खर्च करना पड़ा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है बार बार। तो V बराबर W/Q, ये क्वेश्चन जो दिया है। W क्या होता है, आपको एनर्जी भी, W का मतलब एनर्जी भी कह सकते हैं, तो ये बात भी ध्यान देना सभी लोग ना। चलिए, और ये बाद में डेरिवेशन आगे आएगा। अब आते हैं ओम्स लॉ, 100% इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। तो ओम्स लॉ आपसे पूछेगा, क्या लिखेंगे, द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट, पूरा लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वोल्टेज के। तो यहाँ पे लिख देंगे V डायरेक्टली पूरा लैंग्वेज लिखना, लैंग्वेज ही लिखना, क्योंकि मार्किंग जो करेंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग ही करेंगे, तभी आपको दिया जाएगा नंबर, वरना नहीं दिया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर IR, पूरा लिखना है। स्लोप का ध्यान देना है आपको, स्लोप का, जब ग्राफ V और I में होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट कई बार ऐसा होगा आपको धोखा मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे धोखा मिला हुआ है। ये ग्राफ सबसे पहले देखना है, I और R के, I और V के, V और I नहीं, I और V के बीच में मिला है, तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा, याद रखना, जिसका एंगल ज़्यादा होगा
उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी आपको R3 का सबसे कम दिखेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझे। तो ग्राफ को ध्यान से देखना है वरना गलती फालतू में हो जाएगी, ठीक। ओके, स्टेट द ओम्स लॉ, डिफाइन 1 ओम, ये सारी बातें आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछता है ना। तो ये आपको ध्यान देखो, सारी सब कुछ उसी में पूछेगा कि ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ओम्स लॉ को कैसे कर सकते हैं पूरा, ठीक। तो ये बस ये ग्राफ ही पूछेगा आपसे, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आपको अच्छा, ओम्स लॉ का जो वेरिफिकेशन है, ओम्स लॉ का जो कि यार ओम्स लॉ, वेट एक मिनट, कहाँ गया, हाँ अच्छा, मैथमेटिकली है। अब देखते हैं, एक मिनट, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने कहीं बनाया हुआ था, ओके यहाँ नहीं है, चलो अभी मिलेगा कहीं, देखते हैं। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन तो एक बार पढ़ लेना, मैंने भेजा था। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैसे करना है, तो एक बार वो आप देख लीजिएगा। ओके चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़, रेजिस्टेंस से बात करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये पूछा जाता है यार रेजिस्टेंस है क्या, तो हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यूनिट ओम होती। फिर आता है कि यार किस किन बातों पे डिपेंड करता है, तो एक आपका मटेरियल पे, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। चार बताया ना, PYQ में 40 बार पूछा गया ये चीज़, 40 बार, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना। तो पहली चीज़ तो ये है कि यार रेजिस्टेंस जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसके क्वेश्चन गलत बिल्कुल मत करना, यानी अगर लेंथ को आप आधा कर देंगे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये बात है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। अब ये बात सभी को पता होता है कि जो एरिया होता है वो R² होता है, यानी πr² रेडियस का। तो रेडियस या डायमीटर को अगर आप डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। बस पहले ये कर लो, एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, अगर इसको हाफ करेंगे तो एरिया 1/4 टाइम होगा। अब चूंकि रेजिस्टेंस और एरिया आपस में उल्टे हैं, तो अगर डायमीटर, देखो खुद सोचो, डायमीटर कर रहे हैं 3 टाइम तो एरिया हो गया 9 टाइम, तो 9 टाइम अगर हो गया तो रेजिस्टेंस 1/9 टाइम हो गया। तो ये बात का आपको ध्यान देना है। नोट एक आज, कई बार नोट ऐसे लिखा जाता है अगर आपका रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है ना, तो हालांकि ये कम चांसेस होते हैं, बट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा है, रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा है ना, नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस को हम 1 मान लेंगे। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मिल के क्या आ जाए 1। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने क्या कर दिया है, R को 1/3 टाइम्स कर दिया है, तो एरिया 1/9 टाइम्स हो जाएगा, तो लेंथ भी क्या हो जाएगी 1/9 टाइम्स, ताकि ये उसी सेम पैटर्न में कैंसिल होते रहें। लास्ट में आता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अगर कहीं पर भी स्ट्रेच लिखा हुआ है, कहीं पर ध्यान देना, अगर कहीं पर भी स्ट्रेच लिखा हुआ है, ये आजकल सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है। वॉल्यूम कांस्टेंट आपको दिया है, तो पूरी तरीका होता है कि भैया देख, तुमसे सबसे ज़्यादा बार पूछा जाएगा आपसे यही वाला, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, मैक्सिमम। कहीं पर दिख जाए स्ट्रेच होना, रीड्रॉन होना, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब कि अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया कम करना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाओगे तो लेंथ कम करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देख लो, अब इसका सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ, सबसे आसान तरीका, जब भी कभी ऐसा आएगा, जब भी कभी ये वर्ड लिख के आए, तो आज के बाद बस एक चीज़ खाली याद रख लेना कि जो रेजिस्टेंस होगा, यार कौन सा साइन बना दिया, ओके, जब भी कभी ऐसा होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L²। और जो रेजिस्टेंस होगा, अगर लेंथ की बात कर रहा है तो, और अगर जो है वो एरिया की बात करेगा तो 1/, क्या हो जाएगा, A², या आप कह सकते हो रेडियस के फॉर्म में R⁴। डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन करके आना है, बाकी तरीका यही आपको दिया रहेगा। रेजिस्टिविटी पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 19 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की एबिलिटी। R बराबर, ये पूरा आपको दिख जाएगा, ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पे, बट ध्यान क्या देना है कि रेजिस्टिविटी कभी भी थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मेटल या अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है,
गलत गलत। मेटल एंड एलॉय की रेजिस्टिविटी कम होती है क्योंकि वो कम रोकेंगे तो गुड कंडक्टर होंगे। एलॉय और प्योर मेटल में एलॉय की ज़्यादा होती है ना, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, इसीलिए अप्लायंस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं यहाँ, कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एलॉय आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस ड्यू टू द फॉलोइंग, क्यों? तो हमने कहा एलॉय की हाइयर रेजिस्टिविटी होती है और एलॉय ऑक्सीडाइज यानी बर्न जो है वो जल्दी नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी था, हाउ इज द रेजिस्टिविटी कंपेयर टू द मेटल फ्रॉम विच दे बीन। तो एलॉय की क्या होती है, प्योर मेटल से ज़्यादा होती है, जैसे देखो कॉन्स्टेंटन, तो ये एलॉय है, इसकी ज़्यादा होगी कॉपर से। अगला, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतने सारे, तो आपको बस अच्छे से ध्यान देना है, जो जो बातें मैंने बताई हैं उन्हीं पे। क्वेश्चन तो बहुत हैं, क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है। अगला, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो सीरीज होता है और पैरेलल होता है। सीरीज सभी को पता होता है, आपको फार्मूला याद रखना है, आर नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल का आपको ध्यान देना है, पैरेलल भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब फिर बताता हूँ, जिनको सीरीज़ और पैरेलल में दिक्कत है, बता तो रहा हूँ, जिनको सीरीज़ और पैरेलल में दिक्कत है भैया, जिनको सीरीज़ और पैरेलल में दिक्कत है, इनका प्रॉपर अलग से वीडियो बना हुआ है सीरीज़ और पैरेलल का, तो आपको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी में आप देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो अलग से वीडियो बना हुआ है, अभी जैसे वीडियो ख़त्म होगा उसके लास्ट में या नीचे लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या प्लेलिस्ट में चले जाएंगे या नीचे आपको लिंक मिल ही जाएगा, तो आप वहां जाके सीरीज़ और पैरेलल वाला और जो मैंने कहा था न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल का दोनों वीडियो नीचे मिल जाएगा आपको। तो 1/R नेट इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए जो सीरीज़ और पैरेलल का फार्मूला, तो वहाँ पे भैया जाके एक बार देख लेना सीरीज़ और पैरेलल का। टाइम कम देंगे ताकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और वहाँ मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे किए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस, ठीक। चलिए, अब लास्ट में आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो भाई कुछ नहीं है, आपसे बस इतनी है कि यार जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर से पास करवाया जाता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से कुछ हीट डेवलप करता है, हीट डेवलप करता है, तो वही हीट निकालना है। तो W बराबर क्या होता है, ये फार्मूला को V बराबर W/Q, तो यहाँ से W बराबर क्या हो, QV हो जाएगा। पहली बात तो ये हो जाएगा। पावर क्या होता है, कैपेसिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कितनी रेट से वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई टाइम, है ना। तो इसका पावर का एक फार्मूला निकल के लास्ट में आता है I²R या V²R या VI। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फार्मूला याद रखना है। और अभी आपको बताया गया कि यार जो हीट होती है, वर्क डन होता है, हीट होती है, वो पावर इनटू टाइम हो जाएगा, यानी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिकल पावर की बात आती है तो ये पहले फार्मूला याद होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भाई, इसका वाट यूनिट क्या है, वाट, और 1 किलोवाट आपको पता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किलोवाट आवर, किलोवाट आवर जिसे एक यूनिट की बात करते हैं। तो 1 किलो का मतलब 1000 वाट, आवर का मतलब 3600 सेकेंड। तो देखो वाट इंटू सेकेंड यानी पावर इंटू टाइम, ये क्या बन गया, ये एक एनर्जी दी हुई है आपको, क्या दी, वर्क यानी एनर्जी दी हुई है। तो आपको याद रख लेना है, 1 किलोवाट आवर में निकाल भी सकते हैं कितना जूल होता है, तो जूल दिया है यानी एनर्जी दी हुई है, तो कभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पावर, ठीक। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये पावर पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार दिखा दीजिए आप, मतलब बना दीजिए आप। उसमें से एक क्वेश्चन ये आपको देखो है मिलेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेटेड पावर है वो आपको 220 वोल्ट और 900 वाट है, इसको ऑपरेट किया जा रहा है 110 वोल्ट पे, तो आपको पावर बताना है। अब एक चीज़ तुमको भाई स्टार क्वेश्चन देखो ध्यान से, जब भी रेटेड की बात करें, रेट वो है ना, जब भी वाट दिया हो यही रेटेड वैल्यू दी हुई, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो P बराबर V²/R, तो R यहाँ से निकल के चला आया आपका 84, और नॉर्मली 99% केस में इतना ही आएगा 484, और R तो कभी बल्ब का बदलेगा नहीं। और आपने क्या कर दिया, अगर ध्यान से देखो, आपने कर दिया है वो 110, क्या कर दिया है 110, यानी आधा कर दिया है, आधा कर दिया है, तो यानी V²/R क्या बन गया, V²/R। तो 110 गुणे 110 यहाँ लगाया इंटू 484 यानी 25 आया, है ना। अब इसका भी जुगाड़ होता है बट अभी नहीं बताया जाएगा आपको। चलिए, तो ये यही सारा सब पैटर्न यही चल रहा है, जितने क्वेश्चंस हैं यही पैटर्न आपके चलेंगे,
ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर लास्ट में अब खाली बचा है, पावर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, बल्ब क्या, अच्छा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कुछ भी नहीं है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये कह रहा है कि वही वाला सेम, कि जब भी आप किसी कंडक्टर के अंदर से पास करते हो तो वो हीट हो जाता है, तो उसी को जूल्स लॉ में फाइंड आउट कर दिया। फैक्टर अफेक्टिंग, तो फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं वो, आई स्क्वायर आर टी है ना, आई स्क्वायर, तो एक करंट के बढ़ाने से बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस के बढ़ाने से बढ़ जाएगा, टाइम के बढ़ाने से बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है फ्यूज़, तो फ्यूज़ क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो एक्सेस करंट से हमें बचाती है, यानी वाय हमें का मतलब घर की सर्किट वगैरह को, और ये मेल्ट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, कम होता है। सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको, कनेक्ट इन सीरीज़। तो ये पूरा हो चुका है, ये सारे से ओनली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये भी चैप्टर डन होता हुआ आपका, जो रिवाइज करना है। आते हैं ह्यूमन आई के ऊपर, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में भी आपको दिखाता हूँ, आई में आपको बस फंक्शंस याद करने हैं सबके, आई में फंक्शंस याद करने हैं, फंक्शंस में याद करवा देता हूँ। यहाँ देखो ये मैंने बनाया था, आई में सबसे पहली बात है आपको बस फंक्शन, सबके फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले कॉर्निया पे आते हैं, तो कॉर्निया आउटर मोस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बल्ज होता है, ज़्यादातर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक, पहला। उसके बाद आते हैं हम लोग प्यूपिल पे। प्यूपिल क्या होता है, आई विंडो होता है ना, आई का विंडो, और सेंट्रल अपर्चर होता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। तो ये पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जो बार बार आता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 3 नहीं, ये ब्राइट है, ब्राइट लाइट जो होती है, ब्राइट लाइट में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल, प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। तो ये बात बस आपको हालांकि पता होगी, बस पता होनी चाहिए। लेंस के बारे में क्या है भाई सब, जेली लाइक होता है, कॉन्वेक्स, बस ये ध्यान देना है। आंख में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। रियल और इन्वर्टेड इमेज फाइंड आउट करता है, फाइंड आउट करता है, ठीक, रेटिना पे। और इक्वस ह्यूमर क्या है, क्लियर फ्लूइड है, मेंटेन आई प्रेशर वगैरह। सिलरी मसल का ये बात होती है कि होल्ड, लेंस को होल्ड करता है, मॉडिफाई द कर्वेचर। अब ये बात आपको याद रखना है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई लेंस क्या हो जाता है, थिक, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये दिमाग में आपके बात चलनी चाहिए। एक उसका अपोजिट कर देंगे। रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, लाइट सेंसिटिव सेल होती है, रॉड और कोन्स होते हैं, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ऑप्टिक नर्व जो है विजुअल इन्फॉर्मेशन को रेटिना से ब्रेन तक लेके जाती है, और विट्रस ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक। ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो ऐसे कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो कई बार अगर मान लो पूछ ले, 5 नंबर में पूछ ले, 1 बाय 1 फंक्शंस पूछ ले, तो आपको बस आना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका। ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। अब यहाँ पे देखो हमारी आंखों का जो नियर पॉइंट है, ये देखो क्वेश्चन, हमारी आंखों का जो नियर मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, उसे बोलते हैं फार पॉइंट, जो इन्फिनिटी होता है। नियर पॉइंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। अगर आपको किसी भी चीज़ को बिना स्ट्रेन के, यानी आंखों पे स्ट्रेन ना आए, देखो यहाँ पे आंखों पे आपके दबाव ना आए, उसके बिना आपको देखना चाहे तो 25 सेंटीमीटर दूर रखना है। तो क्वेश्चन ये भी बना था, अगर 25 सेंटीमीटर से कम रख दें तो क्या होगा, तो भैया आंखों पे स्ट्रेन आएगा, जोर आएगा, आंख खराब हो सकती है। तो 25 से ये, तो 25 से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो यही देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये आपसे पूछता है व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, पावर ऑफ एकोमोडेशन ये होता है, ठीक। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो पावर इज द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू सी नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। पूरा बना के लिख सकते हो, ये हमेशा पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई सभी। अब रेटिना हो गया, रॉड कोन्स हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, ये पूरी बात हो गई, इक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सब कुछ हो गया। और ट्रेस द सीक्वेंस, ये क्वेश्चन का एक बार बस दिमाग में रख लेना, कि ट्रेस सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूछा है बहुत पहले, दिल्ली 2019 का, फोकस ऑन योर आई, तो पूछ सकता है, बट एक बार कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो एक बार पढ़ के खाली देख लीजिए। अब आते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो फिर बोल रहा हूँ, एक ही आपको याद रखना है, दोनों नहीं याद रखना है। चाय वगैरह पी लीजिए। मायोपिया, मायोपिया का मतलब क्या होता है, देखो नाम देखो, मायोपिया नियर साइटेडनेस। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताया था, मायोपिया मेरा पिया, यानी मुझे पास का दिखता है, मेरा पिया यानी पास में होना चाहिए, प्रिय लोग पास में होने चाहिए। तो पास का दिखता है तो दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो ये पहली चीज़ ये लिख देंगे। इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती है। कॉज क्या होगा, एक्सेसिव कर्वेचर, भाई साहब कर्वेचर बढ़ गया है या आई बाल स्ट्रेच हो गई है। करेक्शन में आपको ध्यान देना है। अब ये फिगर आपको ध्यान देना है, पूरा लिखना है, बता रहा हूँ, ये रट लो। मायोपिया, इसी का उल्टा कर दोगे हाइपरमेट्रोपिया, एक ही याद रखना है। तो ये मायोपिक आई है, बनना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ आर यानी रेटिना पे, बन कहाँ रहा है, यहाँ पे। तो क्या करेंगे, तो इसका फार पॉइंट क्या आ चुका है, लेस देन, पहले इन्फिनिटी था, अब इन्फिनिटी से कम हो चुका है।
बात समझ में आ गई। तो आपको फिर ये फिगर बना देना है लास्ट में करेक्शन का। तो ये देखो लेंस आपने यूज़ कर दिया है, कौन सा लेंस आपने, कॉनकेव लेंस का यूज़ कर दिया है। ये कॉनकेव लेंस का यूज़ कर दिया और थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया है, थोड़ा सा जो पहले हो रही थी उसको डाइवर्ज। अब देखो सेम टू सेम हाइपरमेट्रोपिया में, इसमें पहले बनती थी उसमें बाद में। तो अगर एक याद रहेगा दूसरा ऑटोमेटिक लिखते, बस इसमें फ़र्क क्या देखो, यहाँ फोकल लेंथ वो ज़्यादा हो जाती है तो आई बॉल बिकम स्मॉल भी हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद प्रेस बायोपिया की बात करते हैं, जहाँ पे दोनों होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया का काज, और उसका जो लेंस होता है ये वाला देख लो, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है। तो नीचे वाला कॉन्वेक्स, ऊपर वाला कॉनकेव, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद ये तो पूछते नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन बस ये ध्यान देना, ये इस तरीके से क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, एक स्टूडेंट है जो फोकल लेंथ -2.5 का यूज़ करता है। अब माइनस को तुमको देख के ही लग गया, अरे सर फोकस माइनस के अंदर है, तो पहले आपने लगा लिया, पावर निकाल लिया, सर पावर आ गया। ये पावर जो माइनस में यानी कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस किस में यूज़ किया जाता है, मायोपिया, उसका डिफेक्ट का नाम बता दिया, लेंस का नाम बता दिया, कॉज बता दिया, और लेंस सब कुछ। तो ये एक 11 वाला ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस यही क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया छोड़ो वो सब। अब आते हैं सीधा हम लोग एडवांटेज, ये तो ठीक है, प्रिज्म के ऊपर। तो प्रिज्म में सबसे पहली चीज़, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के अंदर कौन सी रे क्या होती है, ये रे आपको बस पता होना चाहिए। कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सी रिफ्रैक्टेड रे है और कौन, तो बता देता हूँ। देखो ये जो रे जा रही है, इट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट रे, और ये एंगल आपको इंसिडेंस दिख ही रहा है, ये वाला दिख ही रहा है। इट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे, और लास्ट में जो बाहर निकल रही, इट इज़ कॉल्ड द इमरजेंट रे। बस इतनी बात है, अगर आपको रे पता है तो एंगल, तो आपको एंगल आई पता चल गया, एंगल आर आपको पता चल गया, एंगल आपको ई पता चल गया, सारे एंगल नॉर्मल से लेते हैं, है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता चल गया, ये तो एंगल में तो नहीं दिक्कत होगी। अगर एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता चल गया, है ना, ये बस खत्म। तो ये आपको ध्यान दो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमेशा आपसे पूछता है, तो डिस्पर्जन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, 7 कलर में टूट जाना, इस कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो आपको पूरा लिखना है, स्पेक्ट्रम 7 कलर का बनता है, विप ग्योर बनता है, कॉस क्या होता है, अलग अलग कलर हैं, क्यों, अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। तो ये है, तो ये क्वेश्चन है वाई डिस्पर्जन आकर, ये आपको रट लेना है, वाई डिस्पर्जन क्यों होता है। और लाइट में भी देखो इस तरीके से आपको इमेज बना देना है, ठीक। और रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट रेड, अच्छा ध्यान क्या देना है भैया, रेड कलर कहाँ है, ऊपर, वायलेट कलर कहाँ है, नीचे, ये आपको ध्यान देना है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अगर लाइट टूटी है दूसरा पेज में लगा दोगे तो लाइट क्या हो जाएगी, फिर से रिकम्बाइन हो जाएगी, वाइट लाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लो अलग अलग कैसे क्वेश्चंस बने हैं, आप एक बार देख लो, ठीक। देखो ये ऑल इंडिया 2014 क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको करना है, पूरा बनाना, या इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ग्लास स्लैब का मैंने बता ही दिया, ग्लास स्लैब वाले में ये क्वेश्चन देखो बहुत पूछा जाता है, एक्स और वाई क्या है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर एक वाइट लाइट आ रही है, चूंकि बस इसने क्या कर दिया, प्रिज्म को उल्टा कर दिया है, तो दिक्कत नहीं है। जो बेस की तरफ जाती है लाइट वो वायलेट होती है, जो बेस के ऊपर वाले हिस्से में होती है वो क्या होती है, आपकी रेड होती है। ओके, तो इस तरह। अब लास्ट में आते हैं रेनबो। रेनबो भाई अच्छे से पढ़ के जाना, रेनबो, रेनबो अच्छे से पढ़ के जाना। तो रेनबो क्या होती है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, सम वाटर ड्रॉपलेट रिमेन इन एयर, है ना, दिस ड्रॉपलेट एट इज, तो ये पूरा ये लाइन जो है ना ये, और डायग्राम ध्यान देना, डायग्राम कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ, अच्छा रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये जो आपका है ये आपका रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे आपकी 7 पार्ट में, यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ है, टूटा है वाटर ड्रॉप। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो लाइन एक बार पढ़ लीजिएगा क्या होता है, और पूरी कहानी ये है, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद डिस्पर्जन हुआ, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और लास्ट में रिफ्रैक्शन अगेन हुआ, उसके बाद ये कहानी हुई। रेनबो फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होती है, सन जो है बैक होना चाहिए, रेनबो जो है वो आफ्टर रेनफॉल या वाटर फाउंटेन से ही आप देख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट दोनों देख लो क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भाई जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से होता है, अलग अलग डेंसिटी होती है। स्टार ट्विंकल, एडवांस सनराइज, वाई प्लानट डू नॉट ट्विंकल, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017-18 में आया हुआ है। चाय खत्म, ओके।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो मैं इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, आपको ये याद रखना है, कुछ बातें तो थ्योरी हैं, ये आप अच्छे से बना के लिखिए। हाँ, वाई प्लांट डू नॉट ट्विंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं कि अर्थ के बहुत क्लोज हैं, तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है जो है रिफ्रैक्शन, उसकी वजह से। ठीक, एडवांस सनराइज और सनराइज और डिले सनसेट एक बार आप पढ़ के देखिए। सन अपीयर अबाउट 2 मिनट अर्लियर, सन अपीयर करता है 2 मिनट पहले, एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, पहले ही निकल लिया है ना। ये आपको तो ये ध्यान देना है और फिगर पे ध्यान देना है। ओके, चलिए अब लास्ट में आते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट में। स्कैटरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में जो होता है वो स्कैटरिंग होती है। जितनी कम, देखो यहाँ पे स्कैटरिंग 1/, वेवलेंथ, जितनी वेवलेंथ कम रहेगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, पहली बात। टिंडल इफेक्ट है नहीं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, तो आप रट लेना, फिर बोल रहा हूँ ये आपका मिनिमम 3 नंबर, बता तो रहा हूँ 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। और ये पूरा, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन आपको पहला। स्काई अपीयर, ये वाला क्वेश्चन आपको। डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों होते हैं, ये हमेशा आता ही आता है। कलर जो है सनराइज और सनसेट पे कैसा होता है, ये क्वेश्चंस। ठीक, तो ये आपको पढ़ के ही जाना है हर हाल में। अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर पे, मुझे लगता है लास्ट चैप्टर हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है नहीं पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इतना ज़्यादा भी काम की नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना है पहला। तो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट कर लेना, 2 नंबर 3 नंबर में आपकी आराम से आएगी। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला ये क्लोज होती हैं, कॉन्टिन्यूअस होती हैं, देख लो ये क्लोज होती हैं और कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं। मैग्नेटिक जो है ये फ्रॉम नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, है ना, बाहर से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है डायरेक्टेड इन साइड, जो है देखो इन साइड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। और किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो उसकी डायरेक्शन आपको बताता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और अगर इंटरसेक्ट कर देंगी तो 2 टेंजेंट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट 2 डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को अलग से याद रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर पास पास में है तो मतलब स्ट्रॉन्गर हैं, और में दूर दूर हैं तो इसे यूनिफॉर्म बोला जाता है। 7वां वाला ये वाला देखो, ये ऊपर वाला, इसे यूनिफॉर्म बोला जाएगा। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का आपको ध्यान देना है। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था, आसान था कि Oersted found that the when a current carrying conductor is placed parallel to the principal axis या axis of magnetic needle, the needle is deflected। अगर नीडल के पास पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान का देना है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो नीडल डिफ्लेक्ट करने लगती है। इसका मतलब ये है अराउंड एवरी करंट कैरिंग वायर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जाहिर सी बात है उसके अराउंड क्या है, तो ये पूरा, तो दिस शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड, ये दोनों आपस में क्या है, रिलेट हैं। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज कर देंगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाएगा। बस समझ में आ गई। तो ये आपको इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। ये स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर है, स्ट्रेट कंडक्टर जो आपको है उसके लिए है। ठीक, अब ये पहली चीज़ तो ये पूछा जाता है स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी है। तो जो क्वेश्चन है सबसे पहला वो आपको आएगा, ये देखो ध्यान से, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, देखो ये पहली जो लाइन है कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। दूसरी बात किन किन बातों पे डिपेंड करती है, एक तो आई पे यानी करंट पे डिपेंड करती है, और एक दूरी पे डिपेंड करती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर करंट अप होगी, करंट ऊपर जा रही होगी, ठीक है ना, तो ये फील्ड जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और अगर डाउन जाएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से जो है वो राइट हैंड थंब रूल लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से देखो, एंटी, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये कैसे, देखो अप तो एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ये करंट कैरिंग कॉयल है, कॉयल में क्या होता है, सब कुछ सेम है, बस फ़र्क एक चीज़ का है। देखो मैग्नेट नियर द कॉयल, कॉयल के नियर कंसेंट्रिक होता है, सेंटर पे जो है वो स्ट्रेट लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटर पे स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसलिए सेंटर पे क्या माना जाता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन को। मैक्सिमम कहाँ होती है भाई, सेंटर पे ही होती है ना, सर्कुलर परपेंडिकुलर। ओके, इसमें भी सेम कहानी है, बस एक चीज़ क्या आ गई है, नंबर ऑफ टर्न। इसमें जितना ज़्यादा आप टर्न लेंगे, जितना ज़्यादा टर्न लेंगे मतलब टर्न, नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा लपेटा होगा उतना ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बट एक इसमें रूल क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रही होगी तो उसे क्या बोलते हैं, साउथ। देखो ये साउथ का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आपको बता रहा है ना, ये मुंडी देखो इसकी घूम रही है ना, इस तरीके से। अब लास्ट में सबसे वीआईपी टॉपिक हमारा ये है सोलेनॉइड।
इसकी एक एक लाइन पढ़ना है सोलेनॉइड की। तो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड पहले ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड। तो एन इंसुलेटेड, एक इंसुलेट, ताकि हमें कोई करंट ना लगे, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड या वाउंड, लपेटा हुआ है, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या फिर प्लास्टिक, हुज लेंथ इज ग्रेटर देन डायमीटर, जिसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, इस कॉल्ड सोलेनॉइड। पहली चीज़ तो डिफिनीशन आनी चाहिए। दूसरा, इट लुक्स लाइक हेलिकल स्प्रिंग। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलोनाइड इज सिमिलर। अब दूसरी लाइन, ये बार मैग्नेट के सिमिलर, देखो ऐसे ही बार मैग्नेट क्या होता था, ऐसे ही बाहर नॉर्थ से साउथ बहुत। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अब ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट में, इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। इनसाइड द, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अंदर क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और अंदर सबसे ज़्यादा होती है, यूनिफॉर्म होती है, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। ओके, चलिए, द एंड ऑफ सोलेनॉइड एट विच करंट फ्लोज इन एन एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फाउंड करेगी, एंटी वो नॉर्थ पोल होगा, है ना, जिस एंड पर करंट एंटी क्लॉकवाइज करेगी उसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ। ये 3D में पॉसिबल ना, ऐसे देखना है ना, फिर भी आप याद रख लेना, और इसका एक ही याद रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ होगा। अब ये आता है किस किस बातों पे डिपेंड करता है, देखो फार्मूला NI, यानी एक तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा, एक करंट पे डिपेंड करेगा, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो N/L होता है। N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न, L का मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये भी बात पे डिपेंड करता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कई बार पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये तो टेम्परेरी होता है। इस ये क्या होता है, देखो, इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर। तो आयरन कोर लेते हैं हम, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर, आर वाइंडिंग अ लार्ज नंबर इंसुलेट। ओके, सॉफ्ट, क्वेश्चन ये बनता है सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ईजिली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज, यानी अगर आपने करंट को ऑन किया तो मैग्नेटाइज, ऑफ कर दिया तो डीमैग्नेटाइज, यानी काम है तो बढ़िया, नहीं तो हटा दो इसको। और जैसे इसमें रिवर्स करते हैं तो पोलरिटी भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। अब यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लो, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज़ होता है। टू लिफ्टिंग है लार्ज मास ऑफ आयरन इन द फॉर्म ग्राइडर प्लेट, इनको उठाने में, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। परमानेंट मैग्नेट हमारे काम का भी है नहीं। चलिए, अब आते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये फोर्स की बात हो रही है, फोर्स। तो ये पूरा एम, उद्देश्य, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, डायग्राम आपको आपके सामने दिया हुआ है ना, पूरा का पूरा। तो ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ क्या होता है। देखो, जब स्विच को प्रेस किया जाता है, स्विच को, मेन ऑब्जर्वेशन, स्विच को तो करंट फ्लो होगी, अब जाहिर सी बात है यार, करंट A से B की तरफ क्या होगी, फ्लो होगी, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द, अच्छा, मैग्नेटिक जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट करेगी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का जो इंटरसेक्शन होगा तो एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये इसको फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो देखो, पहले ये था B, ये देखो पहले इसमें देखो ये पूरा करंट फ्लो हो रही, पहले ये धागा यहाँ पे था, ये धागा यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया, यहाँ पे। इसका मतलब आगे क्या हुआ है, आगे की तरफ फोर्स लगा है, ठीक है ना। चलो, अब अगली चीज़ क्या है कि अगर जैसे ही वायर गया आगे की तरफ तो कांटेक्ट विथ मरकरी, तो मरकरी के साथ जो कांटेक्ट था वो ब्रेक हो चुका है, तो सर्किट ओपन हो चुकी है और करंट फिर से स्टॉप हो चुकी है, तो वायर पे फोर्स नहीं लगेगा पीछे, और इस तरीके से पूरा। तो यानी कुल मिला जुला के क्या कहा गया कि ये कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग एल्युमिनियम, अगर किसी के अंदर करंट कैरिंग वायर है उस पर फोर्स लगेगा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है मैग्नेट की तरफ, और डायरेक्शन रिवर्स करने से डायरेक्शन ऑफ करंट फोर्स इज रिवर्स ना, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स की जाएगी। अब मैग्नेट किस किस बातों पे डिपेंड करता है, ये मैग्नेट फोर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ILB फाइंड, या बिल फाइंड, या B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, I का मतलब करंट पे डिपेंड करेगा, L का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, एंगल पे भी डिपेंड करता है, जैसे अभी सिलेबस में है नहीं। तो एंगल का मतलब ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये जो आपको तीर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्या, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है, डायरेक्शन, ठीक। तो अगर आपने परपेंडिकुलर रख दिया है, 90 डिग्री पे रख दिया है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और आपने अगर सीधा सीधा रख दिया है, एंगल 0 रख दिया है या 180 रख दिया है तो आपका फोर्स 0 लगेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए, कई बार डिफाइन करने को आ जाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो ये आपको अच्छे से लिख के आना है, बस खत्म। लास्ट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये आपको फिगर ध्यान देना है। ये देखो फ्यूज़, यहाँ पे क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ फ्यूज़ है, फ्यूज़ किस में कनेक्ट है, देखो ध्यान से, फ्यूज़ जो है वो सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है,
किसके अंदर कनेक्ट है, सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है। बाकी सारे देखो यहाँ 220 वोल्ट पैरेलल में कनेक्ट हैं, ये लोग आपस में क्या है, ये सब आपस में क्या है, पैरेलल पे कनेक्ट हैं। पूरी सर्किट घर की पैरेलल होती है। तो इलेक्ट्रिक केबल, ये पहले कलर याद होना चाहिए। लाइव वायर पॉजिटिव रेड का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है, अर्थ वायर ग्रीन होता है, कलर याद होना चाहिए। पोल फ्यूज, ये लाइव वायर जस्ट बिफोर द मीटर, एनर्जी मीटर, मेन फ्यूज, ये सारी चीज़ें, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज के बारे में चर्चा पहले ही कर चुके हैं। फ्यूज जो है वो अलाय का होता है, ये पहले ही बात कर चुके हैं, ताकि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो, देखो कम होता है मेल्टिंग पॉइंट ना, ये ध्यान देना है आपको। मटेरियल लो होता है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। सीरीज़ में लगाया होता है टू लिमिट द करंट, है ना, ईजिली। ठीक, अच्छा, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड बिटवीन लाइव वायर इन सीरीज, बिटवीन लाइव वायर के बीच में होता है सीरीज में। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट जब द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जो है वो टच हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लेना, शॉर्ट सर्किट कब होती है। ठीक, और रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है इसकी वजह से, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज करंट फ्लो, और लार्ज करंट फ्लो होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देती है, जिससे शॉर्ट सर्किट या स्पार्किंग हो जाती है। और ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग में क्या है, टोटल करंट जो है वो डिवाइस से एक्सीड हो जाती है, सेफ लिमिट से ज़्यादा होने लगती है। कॉज ऑफ ओवरलोडिंग पढ़ लेना आप, कॉज टू मेनी अप्लायंस कनेक्ट कर दिए गए हैं, हाई पावर डिवाइस जैसे ये एक सर्किट में ज़्यादा लगा दी गई, वायरिंग फॉल्ट कर दी गई है, शॉर्ट सर्किट जो है अचानक से उसने करंट को इंक्रीज कर दिया। इफेक्ट क्या होगा और प्रिवेंशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो प्रिवेंशन है, अप्लायंस को कनेक्ट मत करो, फ्यूज़ या एमसीबी का जो है यूज़ करो, यूज़ प्रॉपर्ली रेटेड एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ करो, स्विच ऑफ डिवाइस है ना, जब यूज़ ना हो तो उसको ऑफ कर दो। बात समझ में आ गई। ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे सब घरों में है, एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी और डीसी। तो एसी होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 से 225 होता है, बट इंडिया में 220 वोल्ट मान के चलते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। तो ये पूरा मैंने फिजिक्स का आपको रिवीजन करवा दिया है, तकरीबन कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। अब फिर बता दे रहा हूँ किन किन बातों में आपको जो डर लगेगा वो बता दे रहा हूँ, ताकि लास्ट में आपको अब क्या करना है जिसमें आपसे डर लगेगा। पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल। अब फिर बता रहा हूँ, जैसे ही अभी नीचे जाओगे, जैसे ही प्लेलिस्ट के अंदर इस वाली, या जैसे ही आएगा, पहला न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा लाइट वाला, लाइट का न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा डर आपको लग रहा है सर, रे डायग्राम, तो मैंने जो गिन के रे डायग्राम आपको बताया है वो रे डायग्राम आपको नहीं भूलने हैं, जो जिस पे मैंने स्टार लगाया है रे डायग्राम पे। नंबर तीन आपको जो है सीरीज़ और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स को एकदम झंडा गाड़ देना है। सीरीज़, इसके भी लिंक अभी नीचे जस्ट लिंक डाल दूंगा, ताकि जिन बच्चों को डाउट है, अच्छा एक ही दिन की बात नहीं, हमेशा के लिए काम हो जाएगा ना आपका। नंबर 4 आपको करना है पावर के न्यूमेरिकल अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पावर के न्यूमेरिकल्स को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि पावर पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इस पे नहीं गड़बड़ी करनी है। ठीक, इतनी बात कर लेंगे तो आपसे मुझे नहीं लगता है कि झंझट कुछ होगा इतना, बट वीडियो में जो जो बताया हूँ उसको बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।